चिकित्सा को लेकर विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब मांग रहा है। विरोध दर्ज कराने के लिए आज विपक्ष के सांसद काले कपड़े पहनकर आए थे। इसे लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने विपक्ष को जवाब दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि इतने गंभीर विषय का राजनीतिकरण किया जा रहा है, ये भारत की अस्मिता का सवाल है। गोयल ने कहा कि काले कपड़े पहनने वाले लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि देश की बढ़ती हुई ताकत आज क्या है। केंद्रीय मंत्री ने काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे विपक्षी सांसदों को लेकर कहा कि जिनके मन में काला है, जिनके तन में काला है, जिनके दिल में क्या छुपा है, क्या दिल में काला है, क्या काला धन छुपाया है, इनके क्या क्या कारनामे हैं जिन्हें ये दिखाना नहीं चाहते। पीयूष गोयल के बयान के बाद काला कपड़ा काला काम नहीं सहेगा हिंदुस्तान के नारे लगाते हुए सत्ता पक्ष के सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। जवाब में विपक्ष के सांसदों ने भी हंगामा किया और नारेबाजी की। राज्यसभा के सभापति विपक्ष और सत्ता पक्ष के सांसदों को चुप कराते नजर आए, लेकिन हंगामा बढ़ता देख उन्होंने सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी। कैमरा पर्सन उमेश सिंह के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। विपक्ष के नो कॉन्फिडेंस मोशन के जवाब में सत्ता पक्ष का रुख ढीला नजर आता है। ऐसा लगता है कि वो जीत को लेकर आशान्वित है, इसलिए वो बहुत गंभीर नहीं है। लेकिन विपक्ष इस बात से खुश है कि कम से कम नो कॉन्फिडेंस मोशन के बहाने ही सही प्रधानमंत्री उसकी बातों का जवाब संसद भवन में देंगे, लोकसभा के अंदर देंगे। वहीं सत्ता पक्ष की जो तैयारी है वो ये है कि मणिपुर पर नो कॉन्फिडेंस मोशन के दौरान जब विपक्ष हमलावर होगा तो उसके जो वक्ता होंगे, यानी सत्ता पक्ष की तरफ से जो नेता जो भाषण देंगे, जो अपनी बात रखेंगे, वो पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और बिहार जैसे राज्यों में और अपोजिशन शासित राज्यों में जो महिलाओं पर अपराध हो रहा है उस पर भी अपनी बात कहेंगे। यानी विपक्ष को भी मणिपुर का जवाब बाकी राज्यों में महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसके जरिए देंगे। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात करें तो ऐसी चर्चा है कि अगले हफ्ते इस पर सदन में चर्चा हो सकती है। हालांकि नंबर्स की बात करें तो 2018 में जो विपक्ष ने नो कॉन्फिडेंस मोशन मोदी सरकार के खिलाफ लाया था, इसका भी हश्र वही होने वाला है। कुमार गौरव, न्यूज़ 24, दिल्ली। दिल्ली सरकार के अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़ा हुआ दिल्ली अध्यादेश बिल लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह अगले हफ्ता के पहले दिन यानी कि सोमवार को मानसून सत्र में पेश कर सकते हैं, ऐसी सूत्रों से जानकारी मिली है। सरकार की पूरी तैयारी है इस बात को लेकर। अरविंद केजरीवाल लगातार तमाम विपक्षी दलों से इसी बात की जिद करते रहे हैं, मांग करते रहे हैं कि सब लोग इस बिल पर उनका साथ दें, कम से कम राज्यसभा में साथ दें और इस बिल के जरिए उनको पराजित करने की राज्यसभा में कोशिश करें। ये पूरी तैयारी है। तो देखना होगा कि इस बिल पे विपक्षी एकता का क्या रुख होता है। सोमवार को ये बिल पेश हो सकता है, यानी कि मानसून सत्र का एक हफ्ता ये जो बीत गया उसमें तो बहुत कुछ कामकाज नहीं हो पाया, लेकिन अगला सप्ताह सोमवार से जो शुरू होगा उसमें काफ़ी हंगामेदार और रोचक होने वाला है, क्योंकि माना जा रहा है कि उसी हफ्ता अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा भी लोकसभा अध्यक्ष करा सकते हैं और ये बिल भी पेश हो सकता है। प्रशांत देव, न्यूज़ 24, दिल्ली। दो अलग अलग जगहों से राजस्थान की जनता को आज दो बड़ी सौगातें मिली। पहली सौगात पीएम नरेंद्र मोदी ने सीकर में आयोजित जनसभा में दी, जिसमें किसानों के खाते में डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर किए। इसके अलावा एकलव्य स्कूल की भी उन्होंने शुरुआत की और तमाम तरह के विकास योजनाओं की बात करते हुए उन्होंने गोल्ड यूरिया भी लॉन्च किया। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से आज 500 रुपए में गैस सिलेंडर की योजना की दूसरी किस्त लाभार्थियों के खाते में डाली गई है। करीब 35 लाख किसानों के खाते में 155 करोड़ रुपए की यह राशि ट्रांसफर की गई है। तो कुल मिलाकर राजस्थान के में ही आज एक ही दिन में दो अलग अलग जगहों से न केवल राजस्थान के लोग बल्कि देश भर के किसानों और लाभार्थियों को आज बड़ी सौगात मिली है। और इस सौगात के दौरान आरोप प्रत्यारोप का दौर भी नजर आया, क्योंकि जहां पीएम नरेंद्र मोदी ने केंद्र द्वारा तमाम योजनाओं के लिए पैसे देने की बात कही, लेकिन राजस्थान सरकार द्वारा उसका सही तरीके से उपयोग नहीं करने, इसके अलावा राजस्थान में लगातार बढ़ते भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के मामलों का भी जिक्र किया अपनी जनसभा में और अशोक गहलोत सरकार को लेकर कई सवाल भी उठाए। श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। प्रधानमंत्री आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे सहित करोड़ों की सौगात देंगे गुजरात को और साथ में भाजपा नेताओं के साथ होगी बैठक की। प्रधानमंत्री ने आज अपने गुजरात दौरे की शुरुआत राजकोट से की। प्रधानमंत्री आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर है। इस दौरान पीएम गुजरात के लोगों को
राजकोट में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे सहित 2000 करोड़ से ज्यादा की परियोजना की सौगात देने जा रहे हैं। आज से अपने 2 दिवसीय गुजरात दौरे की शुरुआत प्रधानमंत्री ने राजकोट से की। राजस्थान दौरे के बाद प्रधानमंत्री आज दोपहर 3:15 बजे गुजरात के राजकोट हवाई अड्डे पहुंचे, जिसके बाद पीएम सड़क मार्ग से ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग पहुंचे और उन्होंने टर्मिनल बिल्डिंग का निरीक्षण करने के बाद ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। अगले दिन यानी कि 28 जुलाई को सुबह 10:30 बजे महात्मा मंदिर में प्रधानमंत्री सेमिकॉन इंडिया 2023 की शुरुआत करवाएंगे, उसकी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री एक डेलीगेशन के साथ में बैठक भी करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री का ये दौरा आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री भाजपा नेताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक भी करने वाले हैं। कैमरामैन प्रभात साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद में। राजस्थान के सीकर में पीएम किसान सम्मेलन के आयोजन पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रधानमंत्री कार्यालय के बीच ट्विटर वार छिड़ा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राजस्थान के मुख्यमंत्री ने सीकर के पीएम किसान सम्मेलन में शिरकत की और एक बार फिर उन्होंने कहा कि जन सम्मान जन राजस्थान के भाव से वो पीएम के आयोजित सम्मेलन में उन्होंने शिरकत की और उन्हें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री राजस्थान वासियों के हित में उनके द्वारा उठाए गए मांगों पर गंभीरता से विचार करेगा। इसके पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री कार्यालय ने सीकर में होने वाले कार्यक्रम से उनके भाषण को हटा दिया था। इसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से अशोक गहलोत को जवाब देते हुए कहा गया कि उनके मुख्यमंत्री कार्यालय ने ही जानकारी दी थी कि खुद राजस्थान के मुख्यमंत्री सीकर में पीएम के आयोजित कार्यक्रम में शिरकत नहीं करेंगे। कैमरामैन जहांगीर के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली। भले ही मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में अभी करीब 4 महीने बाकी हैं, लेकिन इससे पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश में पूरी तरह से मोर्चा संभाल लिया है। बीते 15 दिन में ये दूसरी बार था जब अमित शाह भोपाल में पहुंचे और कल देर रात तक करीब 4 घंटे बैठक की। बड़ी बैठक हुई जिसमें कोर कमेटी के सदस्य शामिल हुए और इस बड़ी बैठक के साथ साथ आपको बता दें कि 11 जुलाई को भी अमित शाह ने भोपाल में एक बड़ी बैठक की थी, लेकिन जो पहली बैठक थी उसमें ये माना जा रहा था कि अमित शाह ने मध्य प्रदेश में एक चुनाव की एक नब्ज टटोली और पार्टी के कार्यकर्ताओं में किस तरह का माहौल है इस नब्ज को टटोलने का काम किया। लेकिन जो दूसरी बड़ी बैठक जो कल हुई उसमें एक रोड मैप तैयार किया गया कि किस तरह से चुनावी रणनीति तैयार की जाएगी और अब अगली जो बैठक होगी उसमें अमित शाह उसी रोड मैप पर मोहर लगाएंगे, ऐसा माना जा रहा है। अमित शाह की ये लंबी बैठक में कई तरह की बातें सामने आई और सूत्रों के मुताबिक ये बात भी सामने आई है कि जो लोग, जो कार्यकर्ता, जो नेता हैं, जो रूठे हैं, उनको मनाने की कोशिश की जाएगी और उनको साधने की कोशिश की जाएगी। बीजेपी के लिए कुछ मुश्किलें हैं जिन पर अमित शाह लगातार फीडबैक ले रहे हैं। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 भोपाल। लोकसभा चुनाव से पहले खासतौर पर मुसलमानों के बीच अपनी पैठ बढ़ाने के लिए बीजेपी पसमानदा स्नेह यात्रा निकालने जा रही है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी की निगाह विपक्ष की बची हुई पूंजी पर टिक गई है, यानी अल्पसंख्यकों पर। खासतौर पर मुसलमानों को साधने के लिए मिशन अल्पसंख्यक शुरू हो रहा है। अब पसमानदा स्नेह सम्मेलन यात्रा शुरू की जा रही है। इसकी शुरुआत गाजियाबाद से उत्तर प्रदेश में होगी। जानकारी के मुताबिक मुस्लिम बाहुल्य करीब 25 लोकसभा क्षेत्रों से यात्रा गुजरेगी। बुलंदशहर, मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद समेत कई जनपदों से यात्रा गुजरने वाली है। पीएम मोदी के पसमानदा समाज की चर्चा के बाद से ही बीजेपी की निगाह अब पसमानदा के बहाने मुसलमानों पर है। पार्टी का दावा है कि ये स्नेह यात्रा यूपी में खासतौर पर उन्हीं इलाकों से गुजरेगी जहां पसमानदा ज्यादा है। दरअसल आजमगढ़ और रामपुर में हुए उपचुनाव में जीत से बीजेपी खासी उत्साहित है और बीजेपी के रणनीतिकार इस बात को मानते हैं कि अगर पसमानदा समाज पूरी तरह से बीजेपी के साथ आ गया तो 2024 में बीजेपी का चुनावी रथ कोई नहीं रोक पाएगा। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। बसपा प्रमुख मायावती ने राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के बहाने गठबंधन के विकल्प के दरवाजे खुले रखने के संकेत दिए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बसपा प्रमुख मायावती ने राज्यों में गठबंधन के दरवाजे फिलहाल खोले हैं। अभी तक गठबंधन से इंकार करने वाली मायावती सियासी नस टटोलने में लगी हैं। वैसे तो मायावती ने फिलहाल लोकसभा चुनाव में किसी भी दल से गठबंधन न करने का ऐलान किया है, लेकिन इस बीच मायावती ने राज्यों में गठबंधन के लिए विकल्प के दरवाजे खोल रखे हैं। मायावती ने राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना में गठबंधन के संकेत दे दिए हैं। पिछली बार बसपा को राजस्थान में 6, मध्य प्रदेश में 2 सीट पर जीत हासिल की थी।
उनमें से ज्यादातर दूसरे दलों से आए उम्मीदवार थे। अगर मायावती इन राज्यों में कुछ सीटें जीत जाती हैं तो लोकसभा चुनाव में पार्टी को ताकत दिखाने का मौका मिलेगा और गठबंधन में अपनी बात मजबूती से रख सकेंगी। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज 24। उद्धव ठाकरे द्वारा सामना को दिए गए इंटरव्यू का दूसरा हिस्सा गुरुवार को जारी किया गया। दूसरे दिन भी उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के अलावा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर जमकर निशाना साधा है। उद्धव ठाकरे ने सीधे चुनौती देते हुए कहा कि आप मुझे खत्म करना चाहते हैं तो खत्म करके दिखाओ। इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे ने साल 2024 के चुनाव के लिए बन रहे नए गठबंधन इंडिया को लेकर कहा है कि इंडिया को एनडीए का पराभव करना ही होगा और मैं करूंगा ही। ये हो सकता है, यह दिखाना ही होगा। इसके अलावा उन्होंने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधते हुए कहा कि देवेंद्र कहते हैं उद्धव ठाकरे ने धोखा दिया, फिर अब पर्याप्त बहुमत होने के कारण के बाद भी आप राष्ट्रवादी क्यों तोड़ी? उन्होंने कौन सा खंजर घोंपा था? इसलिए तो कह रहा हूँ कि चर्चा हो ही जाने दो। कैमरामैन अखिलेश सिंह के साथ राहुल पांडे, न्यूज 24, मुंबई। मणिपुर में हिंसा की गतिविधियां कब रुकेगी, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। मणिपुर से लेकर संसद तक ये कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये हिंसा कब रुकेगा। मणिपुर में आज भी कई इलाकों में यहाँ बम और गोलियों से फायरिंग किया जा रहा है और कई घरों में तोड़फोड़ और आगजनी की जा रही है। जिस तरह से देखें कि मणिपुर में लगातार हिंसा की गतिविधियां बढ़ते जा रही है, वहीं पे एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय के आमने सामने खड़े और हिंसा कैसे रोका जाए इसको लेकर लगातार सरकार से अपील कर रहे हैं। तो वहीं पे दूसरी तरफ महिलाओं के समाज के लोग मणिपुर के सड़कों पर उतर चुकी हैं। उनको कहना है कि मणिपुर को हम बंटने नहीं देंगे और हमारा सद्भावना और एकता एक साथ रहना चाहिए, क्योंकि मणिपुर हमारा एक साथ में है और हम भाईचारा का संदेश दे रहे हैं। क्योंकि मणिपुर में आखिर हिंसा कब तक चलेगा, इसको लेकर महिलाएं सड़कों पर उतर चुकी है और दूसरी तरफ यहाँ पे बम और गोलियों से फायरिंग हो रही है। तो कह सकते हैं कि मणिपुर के हालात अभी भी काबू नहीं है और जिस तरह से यहाँ पे लोग अपील कर रहे हैं कि सरकार इस पे ध्यान दे, नहीं तो आने वाले समय में भाईचारा जिस तरह से कायम होना चाहिए उस तरह से नहीं हो पाएगी और हिंसा ऐसे ही बढ़ता रहेगा और इसमें कई लोगों की जानें जाती रहेगी। कैमरामैन विनोद के साथ मनोज पांडे, न्यूज 24, मणिपुर। भारत की आत्मा गांवों में बसती है, ये परंपरा भी है और प्रगति भी। ये कहा था महात्मा गांधी ने और उसी के मद्देनजर भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय एक अनोखी पहल कर रहा है, मेरा गांव मेरी धरोहर, जिसकी शुरुआत आज दिल्ली के कुतुब मीनार से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करने वाले हैं। यहाँ आपको बताएं कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन के अंतर्गत संस्कृति मंत्रालय की एक अखिल भारतीय पहल है। अमित शाह आज शाम 7 बजे कुतुब मीनार से एक भव्य प्रोजेक्शन मैपिंग शो के दौरान आधिकारिक तौर पर वर्चुअल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ करेंगे। यह वर्चुअल प्लेटफॉर्म लोगों को भारत के गाँवों से जोड़ेगा। परियोजना का मुख्य उद्देश्य एक व्यापक वर्चुअल मंच पर 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित राज्यों में फैले भारत के 6.5 लाख गाँवों का सांस्कृतिक मानचित्रण करना है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य भारत की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं को प्रोत्साहन करना, ग्रामीण समुदाय में आर्थिक विकास और सामाजिक सद्भाव और कलात्मक विकास का मार्ग प्रशस्त करना है। कैमरामैन रफीक के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज 24। हिमाचल में आज और कल के लिए 2 दिन का मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है और यही कारण है कि हिमाचल के अलग अलग क्षेत्रों में जहां पर भारी बारिश होनी है वहां पर स्कूलों की जो छुट्टियां थी उनको बढ़ाकर 28 जुलाई तक कर दिया गया है और इसी के चलते ही हिमाचल में जिस तरह का हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और वहीं पर सैकड़ों की तादाद में जो मकान थे वो या तो ज़मीन में समा गए हैं या नदियों नालों में समा चुके हैं। जिस तरह से भारी बरसात होती है तो उसका असर सीधा सीधा मैदानी इलाकों में भी देखने को मिलता है और यही कारण है कि 2 दिन का जो ऑरेंज अलर्ट है उसी के चलते ही हरियाणा और पंजाब की जो नदियाँ नाले हैं उनमें जो जल है वो बढ़ भी सकता है और यही कारण है कि चाहे वो हरियाणा के लोग हैं, पंजाब के लोग हैं, क्योंकि पंजाब और हरियाणा में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। लेकिन अब जिस तरह से बारिश का ऑरेंज अलर्ट है तो मुमकिन है कि लोगों की धड़कनें भी बढ़ेंगी। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ विशाल इंग्लिश, न्यूज़ 24, चंडीगढ़। कोल्हापुर के बाढ़ की स्थिति पर प्रशासन अपनी नजरें बनाए हुए हैं क्योंकि कोल्हापुर के पंचगंगा नदी का जल स्तर खतरे के निशान के आसपास बह रहा है। इसके साथ ही पंचगंगा नदी को लगते हुए राधा रानी डैम के से भी पानी छोड़ा गया था, जिसका असर ग्रामीण इलाकों में दिखाई दे रहा है। खास करके पंचगंगा नदी के आसपास जो गांव बसे हुए हैं उसका एक बड़ा सा हिस्सा पानी में जलमग्न हो चुका है।
और पंचगंगा नदी के आसपास जो खेत है शुगर कैन के यानी कि गन्ने के, उस पर भी इसका असर दिखाई दे रहा है। लेकिन इसमें राहत की बात है कि शहरी इलाकों में अब तक पानी नहीं भरा है, क्योंकि कोल्हापुर में बरसात रुक चुकी है। तेज जो बरसात हो रही थी वो रुक चुकी है, लेकिन अभी भी बरसात जो है रुक रुक कर रिमझिम तरीके से बह रही है, जिससे चलते लोगों को एक राहत की सांस पहुंची हुई है। क्योंकि कयास लगाए जा रहे थे कि अगर पानी का डैम का पानी छोड़ा जाएगा तो हो सकता है कि शहरी इलाकों में ये पानी भर सकता है, 2019 और 2021 की तरह बाढ़ आ सकती है। लेकिन फिर भी प्रशासन अलर्ट पर है। एनडीआरएफ ने अपनी 2 टीमें कोल्हापुर में भेजी हुई है। इसके साथ ही लोकल प्रशासन भी मुस्तैद है। एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है मुसीबत के समय लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए, और पूरी तरीके से प्रशासन अपनी निगरानी बनाए हुए है कोल्हापुर की बाढ़ की स्थिति पर। कैमरा पर्सन दिलीप बाबरे के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 कोल्हापुर। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में बारिश का कहर जारी है। इस वक्त हम हैं दक्षिण मुंबई के चर्चगेट इलाके में और देखिए कि पूरी तरह से रोड भर गई है और ये नज़ारा दोपहर का है। इस समय बारिश थोड़ी थमी हुई है, इसके बावजूद देखिए कि पूरी तरह से ये जो रोड है वो भरा हुआ है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो 250 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हुई है। प्रशासन ने रेड अलर्ट किया है, लोगों से अपील की है कि बहुत ज़रूरी काम ना हो तो घरों से बाहर ना निकलें। अगर सिर्फ जुलाई महीने की बात करें तो जुलाई महीने में 1500 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हुई है। प्रशासन ने रेड अलर्ट किया है, कल से ही रेड अलर्ट है और कल से लगातार बारिश का कहर जारी है। कल लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था और आज भी पूरी तरह से ये रोड भरा हुआ है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अगर आपको बहुत ज़रूरी काम न हो तो घरों से बाहर न निकलें, बहुत ज़रूरी काम हो तभी घरों से बाहर निकलें, क्योंकि तेज बारिश में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कई सारे जो कार्यक्रम हैं वो रद्द किए गए हैं। कैमरा अंचल के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। दिल्ली में जहां एक तरफ यमुना उफान पर है तो वहीं नोएडा में भी हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हिंडन नदी पिछले 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है और कई इलाकों में पानी भरने की स्थिति बनती नजर आ रही है। फिलहाल मैं इस समय नोएडा एक्सटेंशन में हूँ और अगर आप देखें तो इस समय आपको ये नदी जो हमेशा आपको स्थिर नज़र आती थी, जहाँ पर ज़रा सा भी आपको पानी नज़र नहीं आता था, आमतौर पर ऐसे हालात थे कि हम ये कह सकते थे कि इन 45 सालों में हिंडन की स्थिति बद से बदतर होती नज़र आई। लेकिन आज क्योंकि बारिश के हालात लगातार कई प्रदेशों में देखने को मिल रहे हैं तो ऐसी स्थिति में हिंडन भी उफान पर है। हिंडन की स्थिति आप देखिए, लगातार जल का बहाव जो है वो यहाँ पर तेज़ है। इसके अलावा अगर आप सामने की तरफ देखेंगे तो कई सारी झुग्गियों में यहाँ पर आपको पानी भरा हुआ नज़र आएगा। हिंडन की वजह से करीब 22 से ज़्यादा ऐसे गाँव हैं इस समय जहाँ पर जलभराव की स्थिति नज़र आ रही है। जैसे नोएडा की अगर बात करें तो नोएडा में करीब 3 गांव, इसके अलावा ग्रेटर नोएडा में करीब 7 गांव और नोएडा एक्सटेंशन में करीब 5 गांव ऐसे हैं जो लगातार जलभराव की स्थिति से परेशानी वहां के लोगों को झेलनी पड़ रही है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। करीब 7,000 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ अरुण सिन्हा, न्यूज़ 24 नोएडा। भविष्य के युद्ध के लिए तैयार हो रही है भारतीय नौसेना। इसके लिए मेगा प्लान पर काम जारी हो चुका है। जहां मिली जानकारी के मुताबिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा जैसी कटिंग एज टेक का हो रहा है युद्ध। सभी युद्धपोतों पर लगेगा नया सिस्टम। कौन सा हथियार चलाना है यह एआई बताएगा। जी हां, इंडियन नेवी ने साइबर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, एनालिटिक्स और दूसरे कटिंग एज टेक्नोलॉजी का जमकर इस्तेमाल शुरू कर दिया है। नवंबर में मुंबई से गोवा के बीच ISR से लैस अपनी पहली ऑटोनोमस बोट का टेस्ट होने वाला है। आपको बता दें कि नेवी ने अगले 10 साल में अलग अलग साइज और टाइप के ऑटोनोमस एरियल, सरफेस और अंडर वाटर प्लेटफॉर्म को शामिल करने का प्लान बनाया है। अगर ये लॉन्च सक्सेसफुल हो जाता है तो भारतीय नेवी की ताकत में इसे एक और इजाफा माना जाएगा। कैमरा पर्सन राणा विनाश के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली। दिल्ली के एम्स ने फिर से बनाया एक कीर्तिमान। गर्भ से जुड़ी बच्चियों का किया सफल ऑपरेशन। आपको बता दें कि 12 घंटे की मैराथन सर्जरी कर मेडिकल साइंस में एक अलग पहचान स्थापित फिर से की है दिल्ली एम्स ने। मेरठ के रहने वाले पेरेंट्स की बच्चियां गर्भ से ही छाती के 5वें हिस्से से जुड़ी हुई थी, साथ ही साथ रिब्स की हड्डियां भी मिली हुई थी। इसके अलावा लीवर भी जुड़ा हुआ था। ऐसे में प्रेगनेंसी के 6ठे महीने की गई अल्ट्रासाउंड जांच के बाद मेरठ के डॉक्टरों ने कहा कि दोनों जुड़ी हुई हैं और बचाना मुश्किल है।
है। डेरे में पेरेंट्स अपनी बच्चियों को लेकर दिल्ली के एम्स पहुंचे, जहां पर डॉक्टर ने भरोसा दिया कि बच्चियां बच जाएंगी और अपनी पूरी जिंदगी जिएंगी। 8 जून को सर्जरी की गई और उसके बाद एक के बाद एक कहा गया कि जो डिफेक्ट्स थे उनके लिए बड़ी सर्जरी कर उसे दूर किया गया। डॉक्टर ने ये भी कहा कि छोटे बच्चों में सहने करने की जो क्षमता होती है वो काफी ज्यादा अच्छी होती है और इसीलिए इतनी बड़ी बड़ी सर्जरी के बाद भी उनमें रिकवरी जो है वो काफी बेहतर दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन संजय राहुल के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24। सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड मामले में एनआईए को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। लॉरेंस बिश्नोई के सबसे करीबी शूटरों में से एक विक्रम बराड को यूएई से गिरफ्तार कर लिया है एनआईए ने और एनआईए अब उससे लगातार पूछताछ करने जा रही है, जिससे कि कई और अहम बड़े खुलासे हो सकते हैं। आपको बता दें, लॉरेंस बिश्नोई जेल में इस वक्त बंद है, लेकिन उसी के इशारे पर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई थी और लॉजिस्टिक सपोर्ट करने में विक्रम बराड ने एक अहम भूमिका अदा की थी। उसके बाद से वो यूएई फरार हो गया था। वहीं आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई के साथ साथ विक्रम बराड के रिश्ते गोल्डी बराड से भी हैं। अब बराड की जब गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई है और अन्य जो उसके ऊपर आपराधिक मामले हैं उस पर तह तक जाने की कोशिश एनआईए करेगी और इसके साथ और कितने लोग जुड़ रहे हैं उसके बारे में भी जानकारी इकट्ठा की जाएगी। कैमरामैन नितिन के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24, दिल्ली। जम्मू कश्मीर में पहाड़ी समुदाय के लोगों को एसटी स्टेटस यानी अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने के खिलाफ जम्मू कश्मीर में गुज्जर बकरवाल समुदाय सड़कों पर है। जगह जगह पर यह समुदाय प्रदर्शन कर रहा है। कुछ जगहों पर मशाल रैली निकाली जा रही है, कुछ जगहों पर कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। गुज्जर बकरवाल समुदाय सरकार पर आरोप लगा रहा है कि सरकार सोची समझी साजिश के तहत संसद में प्रस्ताव लेकर आई है। सरकार गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोगों को जो एसटी स्टेटस मिला है उसको खत्म करने की दिशा में कदम आगे बढ़ा रही है, लेकिन सरकार ने साफ कहा है कि हम जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों के हितों में ध्यान रखते हुए ही काम कर रहे हैं और खासतौर पर गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोगों को किसी तरह की डरने की जरूरत नहीं है। उनका स्टेटस खत्म नहीं किया जा रहा है। तो जम्मू कश्मीर में इस समय कुल मिलाकर सियासी भूचाल आया हुआ है। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, जम्मू। कश्मीर घाटी में आज करीब 34 सालों के बाद इस ऐतिहासिक लाल चौक से शिया मुस्लिमों का जुलूस निकला, जो जहांगीर चौक से शुरू होकर डलगेट तक पहुंचा और जुलूस जो है ऐतिहासिक लाल चौक से होते हुए यहां पर निकाला गया, जिसमें प्रशासन के अनुसार कम से कम 25,000 शिया मुस्लिम और दूसरे मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने भाग लिया और ये जो है 34 सालों के बाद ऐसा देखा गया। इस मौके पर आज श्रीनगर में प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े पुख्ता प्रबंध किए गए थे और मुहर्रम का ये 8 तारीख का शिया मुस्लिमों का जुलूस बिना किसी बाधा के, बिना किसी गड़बड़ी के श्रीनगर में संपन्न हुआ और इसके साथ ही जो 34 सालों से इस पर बैन लगा था वो बैन भी यहाँ कश्मीर घाटी में हट गया है। कैमरामैन रशीद के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर, लाल चौक, न्यूज़ 24।